देखिए, इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ पन्नों में दर्ज नहीं होती, बल्कि एक पूरे देश की आत्मा पर गहरा घाव छोड़ जाती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे ही एक अध्याय पर बात करेंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने हिंदुस्तान और ब्रिटिश हुकूमत के रिश्तों को जड़ से हिला दिया। एक ऐसी चिंगारी जिसने आज़ादी की उस आग को भड़काया जिसे फिर कोई बुझा नहीं पाया। 13 अप्रैल 1919 ये सिर्फ कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। इस एक दिन की घटनाओं ने पूरे देश को इस कदर झकझोरा कि लोगों के दिलों से अंग्रेजों का खौफ निकल गया और उसकी जगह ले ली आज़ादी के लिए मर मिटने के जज्बे ने। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था और हालात वहां तक पहुंचे कैसे। अब ये तो जाहिर है कि हालात रातों रात नहीं बिगड़े थे। शुरुआत हुई 1915 के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से। ब्रिटिश सरकार ने पहले विश्व युद्ध के दौरान इसे लागू किया था ताकि किसी भी तरह के विरोध को दबाया जा सके। लोगों को लगा था कि चलो युद्ध खत्म होगा तो ये कानून भी हट जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मार्च 1919 में इसे रॉलेट एक्ट के रूप में और भी सख्ती से थोप दिया गया। इसके विरोध में 6 अप्रैल को पूरे देश में रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो गया। हड़तालें हुईं। इसी दौरान 10 अप्रैल को पंजाब प्रशासन ने 2 बड़े नेताओं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। बस इसी गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था जिससे इतनी नाराजगी थी। खैर, आम जनता ने इसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। मतलब ब्रिटिश प्रशासन किसी भी हिंदुस्तानी को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी वारंट के उठा सकता था और 2 साल तक जेल में डाल सकता था। ये कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी, ये सीधे सीधे हमारी आवाज को कुचलने का एक हथियार था। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद तो जैसे अमृतसर में भूचाल आ गया। लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस ने फायरिंग की, कुछ लोग मारे गए और जवाब में भीड़ भी हिंसक हो उठी। एक ब्रिटिश मिशनरी टीचर थीं मिस शर्वुड, उन पर भी हमला हुआ। इन सब के बाद ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर को सचमुच एक मिलिट्री छावनी में बदल दिया और कमान सौंप दी जनरल डायर को। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अमृतसर उस वक्त बारूद के एक ऐसे ढेर पर बैठा था जहां एक छोटी सी चिंगारी भी भयंकर ब्लास्ट कर सकती थी। और फिर आया वो मनहूस दिन, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का त्योहार। जलियांवाला बाग में करीब 15,000 लोग इकट्ठे थे। ये गोल्डन टेम्पल के पास 6.5 एकड़ में फैला एक पब्लिक गार्डन था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग कोई विद्रोही नहीं थे, बल्कि अपने परिवारों के साथ बैसाखी का मेला घूमने आए आम लोग थे, जिन्हें मार्शल लॉ के बारे में कुछ खास पता भी नहीं था। और ये बाग ये चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक बहुत ही संकरा रास्ता था। जनरल डायर को जैसे ही इस भीड़ की भनक लगी, वो तुरंत अपने 90 हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। और वहां पहुंचते ही उसने जो सबसे पहला काम किया ना, वो ये था कि उस इकलौते बाहर जाने वाले संकरे रास्ते को अपने सैनिकों से ब्लॉक करवा दिया। अब वो बाग एक बंद पिंजरा बन चुका था और अंदर 15,000 निहत्थे लोग मौजूद थे। और फिर जो हुआ उसे इतिहास के सबसे काले पन्नों में गिना जाता है। बिना किसी वार्निंग के, बिना लोगों को वहां से हटने का एक भी मौका दिए, डायर ने फायर का हुक्म दे दिया और फिर गोलियां चलनी शुरू हुईं, पूरे 10 मिनट तक। हाँ, आप सोचिए, लगातार 10 मिनट तक उस घिरी हुई और निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। उन 10 मिनटों में पूरी बेरहमी के साथ 1,65,000 राउंड गोलियां दागी गईं। सैनिक बाकायदा घुटनों के बल बैठकर निशाना लगा रहे थे और डायर का साफ हुक्म था कि गोलियां उसी तरफ चलाई जाएं जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी हो। वो रुकते सिर्फ तब थे जब उन्हें अपनी राइफलें दोबारा लोड करनी होती थीं या जब उनकी गोलियां बस खत्म होने ही वाली थीं। वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था। नतीजा क्या हुआ? 1,000 से भी ज्यादा लोग इस गोलीबारी में अपनी जान गंवा बैठे। गोलियों से बचने के लिए वहां जो भगदड़ मची, उसमें अनगिनत लोग एक दूसरे के नीचे कुचले गए। कुछ लोगों ने जान बचाने की आखिरी उम्मीद में वहां मौजूद एक कुएं में छलांग लगा दी। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि सिर्फ उस एक कुएं से दम घुटने की वजह से 120 से ज्यादा लाशें निकाली गई थी। 2,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे। अब ये तो हुए आंकड़े, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो इंसानी दर्द था वो और भी गहरा था। एक 13 साल का बच्चा था, मदन मोहन, जो अक्सर उस बाग में खेलने जाया करता था। वो भी उन गोलियों का शिकार हो गया।
यहाँ तक कि 5-6 महीने के मासूम बच्चे जो अपने माता पिता की गोद में थे, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये सीधे सीधे मासूम और निहत्थे नागरिकों का कत्लेआम था। गोलियां रुकने के बाद की जो रात थी ना, वो और भी भयानक थी। प्रशासन ने पूरे शहर की बिजली पानी काट दी और सख्त कर्फ्यू लगा दिया ताकि घायलों को कोई मदद न मिल सके। इसी दौरान की एक कहानी है रतन देवी की। वो कर्फ्यू के बीच किसी तरह छिपते छिपाते अपने पति को ढूंढते हुए बाग में पहुंची। उन्होंने पूरी रात अपने मृत पति के शव के पास बिताई, हाथ में डंडा लिए बैठी रहीं ताकि जंगली जानवर शवों को नोच न खाएं। और उसी रात उन्होंने पास ही पड़े एक घायल बच्चे को पानी की एक बूंद के लिए तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। इतने बड़े नरसंहार के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया? उन्होंने पूरी तरह से सच को दबाने की कोशिश की। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओड्वायर ने आधिकारिक आंकड़ा दिया कि सिर्फ 379 लोग मरे हैं। अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई, टेलीग्राम रोक दिए गए, लेकिन 1000 से ज्यादा मौतों की चीखें कागजों में कहाँ छुपने वाली थीं? सच धीरे धीरे बाहर आ ही गया। जब इस दरिंदगी की खबर दुनिया के सामने आई तो खुद ब्रिटेन की संसद में भी बवाल मच गया। विंस्टन चर्चिल ने इसे अवर्णनीय रूप से राक्षसी कृत्य कहा और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री H.H. एस्क्विथ ने तो इसे इतिहास का सबसे बुरा और भयानक अत्याचार कह डाला। अचानक से ब्रिटिश हुकूमत अपने ही दावों के कटघरे में खड़ी हो गई थी। अब आप इस घटना के बाद के कॉन्ट्रास्ट को देखिए। भारत में तो भारी आक्रोश था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का सम्मान लौटा दिया। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या हो रहा था? वहां जनरल डायर को पंजाब का रक्षक बताकर सराहा जा रहा था। उसे एक तलवार गिफ्ट की गई और उसके समर्थन में 26,000 पाउंड का एक बड़ा फंड तक इकट्ठा किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तमाचा था। खैर, जब देश और दुनिया का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अक्टूबर 1919 में इस मामले की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया कि वहां कोई साजिश नहीं रची जा रही थी, लोग बस शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। उन्होंने माना कि डायर ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इसके लिए उसे पद से तो हटा दिया गया, लेकिन सोचिए 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या के बावजूद उस पर कोई सीरियस क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा। और जनरल डायर तो सिर्फ मोहरा था। इस पूरी क्रूर नीति का असली मास्टरमाइंड था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर। उसने हर कदम पर इस हत्याकांड को सही ठहराया। उसका मानना था कि हिंदुस्तानियों को तो खुद पर राज करना आता ही नहीं है। इतने बड़े हत्याकांड का जिम्मेदार होने के बावजूद वो हर सजा से बच निकला। उल्टा जब शंकरन नायर ने उसे जिम्मेदार बताया तो ओडायर ने उन पर मानहानि का केस कर दिया और जीत भी गया। फिर वो बड़े आराम से रिटायर होकर इंग्लैंड चला गया। लेकिन क्या इतिहास इतने बड़े अन्याय को यूं ही भूल जाता है? बिल्कुल नहीं। जलियांवाला बाग की खून से सनी मिक्की हाथ में लेकर एक शख्स ने कसम खाई थी। उनका नाम था सरदार उधम सिंह। उन्होंने 21 साल तक सही मौके का इंतजार किया। 1934 में वो किसी तरह ब्रिटेन पहुंचे और आखिरकार 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में भारी भीड़ के बीच सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग के शहीदों का इंसाफ किया। आज़ादी मिलने के बाद 1951 में भारत सरकार ने उसी जलियांवाला बाग में एक मेमोरियल स्थापित किया। आज अगर आप वहां जाएं तो महसूस करेंगे कि वो सिर्फ ईंट पत्थर का कोई ढांचा नहीं है। वो प्रतीक है उन हजारों मासूमों के खून का, भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों की प्रेरणा का और उधम सिंह जैसे शूरवीरों के संकल्प का। ये जगह हमें हर पल याद दिलाती है कि हमारी इस आज़ादी की कीमत कितनी भारी रही है। तो जाते जाते बस इस एक सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा कि कैसे इस एक भयानक त्रासदी ने ब्रिटिश शासन के तथाकथित न्याय के मुखौटे को पूरी तरह से नोच फेंका। उस दिन उस बाग में बहा खून बेकार नहीं गया, उसने पूरे देश को एक कर दिया। उस अन्याय ने ऐसी आग पैदा की जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ऐतिहासिक बलिदान पर विचार जरूर कीजिएगा।